फ्यूचर प्राइस के जब दोनों बराबर हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फ्यूचर में आपके जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है वो कन्वर्ट होने लगते हैं फिजिकल डिलीवरी के अंदर, कमोडिटी में भी और इक्विटी में भी। इसीलिए फ्यूचर और स्पॉट का प्राइस बराबर हो जाता है। इसीलिए तो बोलते हैं कि रोल ओवर करना है तो लास्ट डे पे करना, आपको डिफरेंस कम मिलेगा, प्रीमियम का डिफरेंस कम मिलेगा, रोल ओवर की कॉस्ट कम लगेगी। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है। अच्छा, यही जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है बिटवीन स्पॉट एंड फ्यूचर, इसी को हम किस नाम से जानते हैं? बेसिस के नाम से। एग्जैक्टली, दिस इज द बेसिस एंड बेसिस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, whatever the basis is, but it will be turned to zero on the day of expiry. एक्सपायरी वाले दिन पे बेसिस जीरो हो जाता है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव चल रहा हो। ठीक है, तो इसको हम ये जो बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं बेसिक फ्यूचर्स की टर्मिनोलॉजीज की। ठीक है, इसकी कॉस्ट ऑफ कैरी क्या होती है? कौन बताएगा मुझे? कोई बताओ, आप लोगों में सुन के पढ़ा हुआ है ये? कॉस्ट ऑफ कैरी मतलब जितने चार्जेस लगते हैं हम जो कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं, ब्रोकरेज वगैरह सब मिला के जितना टोटल कॉस्ट आता है बहुत हद तक। लेकिन हम फ्यूचर की प्राइस की कैलकुलेशन में ये जो खर्चे हैं उनको अवॉइड करके चलते हैं। हम मेजरली फ्यूचर के प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए मेजर सिर्फ दो एक्सपेंसेस की बात करते हैं जो हमने बियर किए होते हैं। एक तो इंटरेस्ट यानी कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग द फ्यूचर, और दूसरी हम कमोडिटी पढ़ रहे हैं इसलिए स्टोरेज कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पर जो कमोडिटी होती है वो बल्कि होती है नेचर की, उसके लिए हमें स्टोरेज के लिए अलग से फैसिलिटीज चाहिए होती है जिनको हम बोलते हैं वेयर हाउसेज। इसी वजह से जो ये वेयर हाउसेज के जितनी भी चार्जेस कॉस्टिंग पड़ती है, ये दो मेजर कॉस्ट को हम कंसीडर करते हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग द प्राइस ऑफ फ्यूचर की प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका कॉस्ट ऑफ कैरी हुआ। फ्यूचर का प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? स्पॉट, ठीक है, प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी। अब ये कॉस्ट ऑफ कैरी जो है यानी किसी भी एसेट को होल्ड करने के लिए जो हम उसपे कॉस्टिंग दे रहे हैं उसको हम कॉस्ट ऑफ कैरी से कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पर दो तरह की कॉस्ट होगी, एक है इंटरेस्ट कॉस्ट जो कि आपकी कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग होगी, या फिर इसको हम किस तरह से लिखते हैं? कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग। और दूसरी कॉस्ट है आपकी स्टोरेज कॉस्ट। आपको जो क्वेश्चन दिया होगा वो इसी तरीके से दिया होगा। सपोज स्पॉट इज ट्रेडिंग एट 35,000, ठीक है, एंड स्टोरेज कॉस्ट इज 9%, व्हाइल इंटरेस्ट कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग भी लिख देंगे इसको कई बार, या तो इंटरेस्ट कॉस्ट लिखेंगे या तो कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग लिखेंगे। कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग आ गई है आपकी 12% की। ये पर ईयर होगा, जितनी भी कॉस्ट होती है ये सारी पर ईयर के हिसाब से दी हुई होती है। ये क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस है, इंटरेस्ट तो सालाना देना होता है ना हमें, ठीक है, लेकिन आपने वो कितने टाइम पीरियड के लिए होल्ड किया। कई बार आपने पूरे साल के लिए उस एसेट को होल्ड नहीं किया, सपोज आपने एक क्वार्टर के लिए किया, यानी आपने 120 दिन के लिए आपने होल्ड किया, एक क्वार्टर के लिए होल्ड किया, ठीक है। जब अगर डेज में लिखा होगा तो 60 डिवाइडेड बाय यानी कि टाइम फ्रेम होगा इस टू टी होगा, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ कैरी स्पॉट प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी, ठीक है। तो आपने जो भी कॉस्ट होगी उसको कैरी करोगे और उसको इस टू द पावर n की तरह डिनोट करोगे, ठीक है। n अगर इयर्स में हो तो आपने सीधा ईयर में लिखना है, अगर ये डेज में आएगा, इफ इट वाज गिवन इन डेज, तो आपको क्या करना होगा? 60 डेज दिया है, इसको डिवाइड करोगे 365 से, ठीक है, इस टू द पावर n पे, ठीक है। नॉर्मल सिंपल कैलकुलेशन है, हो जाएगी। इन दोनों को ऐड करो और जो भी कॉस्ट डिफरेंस होगी आपकी वो आपका फ्यूचर का प्राइस बन जाएगी।